दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 22। जी हां, जनरल स्टडीज़ का 22वां प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पर डे यह प्रैक्टिस सेट आपको शाम को 6 बजे हमारे इसी चैनल पर प्राप्त होता है। और ये प्रैक्टिस सेट जो तैयार किया गया है, इस जो है जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस चूज किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो आयोजित विभिन्न परीक्षाएं हैं उन्हीं के जो जीएस का क्वेश्चन है उन्हीं का कलेक्शन है। और इसमें जो है क्वेश्चन का जो रेशियो है वो 2018 एलटी ग्रेड के रेशियो के अकॉर्डिंग रखा गया है। आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ रिवीजन करने के लिए आप पीडीएफ चाहते हैं कि सारा कुछ जो मैं बोलता हूँ वो लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो उसके लिए एक मैंने ग्रुप बनाया है। उस नंबर पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है ये, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखी गई है, इस फीस को पे करके उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि समय आपका समय बहुत कीमती है, तो ऐसे में आपको समय बचाने के लिए आप एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद दोबारा रिवीजन करने के लिए आपके पास ये मैटर हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए जीएस को कहीं और से सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में मैं टॉपिक वाइज आपको चीज़ें बहुत जल्द मिलने वाली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित विझजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह की निर्माण लागत राशि क्या है या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों को देखिएगा। 7,500 करोड़, 7,800 करोड़, 8,200 करोड़ और 8,800 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। जी हाँ, तो मई 2025 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 88,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। बंदरगाह का प्राकृतिक गहराई वाला ड्रॉफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो विश्व के चुनिंदा बंदरगाहों में पाया जाता है। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी अब आपके इन प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ को छोड़ करके बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ पर है और बहुत जल्द मैं टॉपिक वाइज भी शुरू करने वाला हूँ। आपको जीएस के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? क्या है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? 4 विकल्प है। 1979, 1982, 1984, 1986। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी। जी हाँ, 1984। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई और अनुशंसा किसकी थी? एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह ने इसकी अनुशंसा की थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भेड़ा घाट स्थित 64 योगिनी मंदिर में योगिनियों की कितनी मूर्तियां सुरक्षित हैं? 4 विकल्प हैं। 64, 54, 81, 74। तो इसमें जो सही विकल्प मिला है वो मुझे 864 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट स्थित जो 64 योगिनी मंदिर में 64 योगिनियों की मूर्ति सुरक्षित है, इसी कारण इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिएगा भैया, नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। यानी आप देखें तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था और यह कब जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक राज किया था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बृहद्रथ ये तीनों मौर्य वंश के राजवंश थे। आप ध्यान दीजिएगा, बृहद्रथ जो था यह जो है मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 4 विकल्प है। राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचन पाल। जी हाँ, 4 विकल्प है, इनमें से एक सही है। पहला ऑप्शन सही है। जी हाँ, राज्यपाल था। ध्यान से समझिएगा, महमूद गजनवी ने 1018 कब 1018 ईस्वी में
कन्नौज पर आक्रमण किया और उस समय गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था और आक्रमण के भय से राज्यपाल कन्नौज छोड़कर बारी यानी बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। ठीक है, उसकी कायरता के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित किया और उसको कहा जय श्री राम, खत्म कर दिया वहीं पर। यशपाल अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? 4 विकल्प है गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। 4 विकल्पों में से जो सही है वह है बी आंसर। जी हाँ, बी आंसर सही है, गंगा डेल्टा। तो ध्यान से समझिएगा, भारत में अब तक कुल 7 क्षेत्र में भूतापी ऊर्जा के स्रोत पाए गए। वो कौन कौन से हैं? पहला तो हिमालय है, दूसरा शोहना है, तीसरा पश्चिम तट है, चौथा खम्फात है और पांचवा है सोन नर्मदा तापी डेल्टा और छठवां है गोदावरी डेल्टा, सातवां है महानदी डेल्टा। लेकिन गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत अभी तक नहीं पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी किस राज्य से शुरुआत किया गया था? तो उसका 4 विकल्प उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो जो सही विकल्प है वह है सी यानी छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका सही विकल्प है। 20 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शुरू किया गया। मिशन के तहत सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा के जल संरक्षण संवर्धन पर कार्य किया गया और यह राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? कौन किन्नर था? ध्यान दीजिएगा, दिलावर खां, मलिक राजा, मलिक सरवर, जफर खां। सही विकल्प है इसका यहाँ पर मलिक सरवर। जी हाँ, मलिक सरवर इसका सही विकल्प है। तो ध्यान से समझिएगा, मलिक सरवर जो है सुल्तान मोहम्मद, जिसे फिरोज तुगलक का पुत्र जो था उसका दास बताया जाता है। किसका? फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद का दास कौन था? मलिक सरवर था। ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, 1389 ईस्वी में इसे वजीर बना दिया गया और सुल्तान मोहम्मद ने यानी फिरोज तुगलक के पुत्र ने इसे मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। क्या दी थी? मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। 1394 ईस्वी में दोआब के विद्रोह को दबाकर उसने अलीगढ़ से तिरहुत तक प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था, परंतु सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा और इसकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1399 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? 4 विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, शेर शाह, अकबर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है अकबर। जी हाँ, तो अकबर जो है 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान के बाद अकबर ने किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की और साम्राज्य की संपूर्ण खालसा भूमि पर 182 किरोड़ी नियुक्त किए गए। ठीक है, परंतु ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक किरोड़ी के अंतर्गत इतना क्षेत्र होता था कि जिससे 1 करोड़ दाम, ठीक है, राजस्व प्राप्त हो सके। कार्य इनके भू क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना था, भू राजस्व का लेखा रखना और फसलों का ब्यौरा तैयार करना, यही इनका मुख्य कार्य था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। ठीक है, भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, इसको आपको बताना है। द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत। 4 विकल्प है, इसका सही विकल्प है बी यानी द यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। ध्यान से समझिएगा भैया, द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है अथवा उस पर वाद लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? 4 विकल्प है यहाँ पर, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपको बताना है। इसका सही विकल्प है अनुच्छेद 352। जी हाँ, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा का प्रावधान है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपात जो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है और दूसरा है राज्यों में संवैधानिक विफलता से उत्पन्न आपात जो
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है और वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 352 और 356 का तो कई बार इस्तेमाल किया गया है। 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात को 1 मास के में जो है संसद का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, नहीं तो जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति आपात की घोषणा करे तो संसद का अनुमोदन मिलना जो है अनिवार्य है, अन्यथा ये अपने आप खत्म हो जाता है। और अनुच्छेद 356 और 360 के तहत घोषित आपात को संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह होती है। 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया है? 4 विकल्प है, 26 जनवरी 1912, जो है यहाँ पर 28 दिसंबर 1911, 26 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपको बताना है, वह सही विकल्प है डी, 27 दिसंबर। क्या विकल्प सही है? डी, 27 दिसंबर 1911। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह भारत का राष्ट्रगान है। इसे मूलतः बंगाली में लिखा गया था। टैगोर साहब ने इसको बंगाली में लिखा था। बाद में आबिद अली, किसने ट्रांसलेट किया? आबिद अली ने इसे हिंदू और उर्दू में अनुवाद कर दिया है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? 4 विकल्प है, लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। तो जो सही विकल्प है वह है ए, यानी लाल किला दिल्ली में। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो सैनिक थे एवं अधिकारी थे, उन पर अंग्रेज़ों ने नवंबर 1945 में लाल किले में मुकदमा चलाया। मुख्य अभियुक्त थे मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों, और इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। ठीक है। कांग्रेस ने बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई ने, किसने किया था? भूला भाई देसाई ने। तेज बहादुर सप्रू, जो है कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे इसके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया। अजरबैजान की राजधानी बाकू, क्या राजधानी है? बाकू, निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो 4 विकल्प है, काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो जो इसका सही विकल्प है वह है कैस्पियन सागर। किसके किनारे? कैस्पियन सागर के। ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। यह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसके किनारे रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति होती है? 4 विकल्प है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही विकल्प है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति पर जो है विदेशी संधियों पर बात करने की शक्ति होती है और विदेशों में संधियों और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और संसद में इसकी पुष्टि आवश्यक होती है, चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? 4 विकल्प है, होकाइडो, होन्शु, शिकोशु, क्योशु। तो इसमें जो होन्शु है वो सही है, यानी बी विकल्प सही है आपका, होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है और इस द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो भी स्थित है। क्वांटो भी इसी पर स्थित है। ठीक है। जापान की लगभग 80% जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई किसके द्वारा? वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, A.G. टांसले के द्वारा, A.P. ओडम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया और ये सरल भी है, A.G. टांसले के द्वारा। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है A.G. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा 1935 में A.G. टांसले द्वारा दी गई थी और टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौगोलिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। इसमें अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है, जो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? 4 विकल्प है, जेट्रोपा, जावा घास, रोसा घास, गुग्गुल। तो इसका जो सही विकल्प है वह है जेट्रोपा। जी हाँ, जेट्रोपा जो है ये जैव डीजल पौधा है। इसे रतनजोत
जयोडीवल, जेट्रोपा कर्काश आदि नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम? रतनजोत, जयोडीजल, जेट्रोपा कर्काश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल का वैकल्पिक ईंधन है। उत्पादन सीधे वनस्पति क्षेत्र, पशु तेल और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषण कहलाती है? 30 डीबी यानी डेसिबल, और 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 120 डेसिबल। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो 80 डेसिबल। क्या है? 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक का शोर लगातार रहने पर हानिकारक होता है, लेकिन आप देख रहे हैं आईपीएल में 120 पार हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 90 डेसिबल अधिकतम सीमा है। यदि इतने शोर में प्रतिदिन 10 घंटे रहा जाए तो व्यक्तिगत, अगर 90 डेसिबल में प्रतिदिन 10 घंटे तक रहा जाए तो व्यक्ति बहरा हो सकता है। ठीक है। और 100 डेसिबल का शोर सामान्यतः यंत्र और कारखानों के स्तर का होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध, यानी जो जब रिसाव हो तो उसमें जो दुर्गंध आती है, जैसे पता चल जाए कि हाँ रिसाव हो रहा है, वो कौन सी गैस होती है, किस गैस की वजह से होता है? 4 विकल्प है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथाइल मरकैप्टेन। तो इसका जो सही विकल्प है वह है एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है। तो जानते हैं आप, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है। या घरों में रसोई गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और एलपीजी का रिसाव पहचानने हेतु इसमें दुर्गंध युक्त एथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कुनैन के अतिरिक्त क्या है? कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय पौधा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? शाकीय पौधा मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। एक है आर्टिथर, ग्लेस, ल्यूटिविट और सिनेरेरिया। 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में एक आपको सही है, आपको बताना है। ये सही विकल्प क्या है भैया? ए। जी हाँ, आर्टिथर। तो ध्यान से समझिएगा, मलेरिया के लिए कुनैन के अतिरिक्त शाकीय औषध आर्टिथर प्रयोग किया जाता है। कुनैन का निर्माण सिनकोना पौधे की छाल से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? पक्षी की बात हो रही, काग यानी कौआ, कपोत यानी कबूतर, गौरैया और फाख्ता। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना कि इसका जो सही विकल्प है भैया वो है यहाँ पर बी आंसर, कपोत। यानी कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादन करता है। नर और मादा दोनों कबूतर फ्रॉक मिल्क का उत्पादन करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त फ्लेमिंगो तथा पेंगुइन भी दुग्ध उत्पादन करने वाले पक्षी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर चंद्रयान 2 में रोवर जो प्रज्ञान नाम था जिसका, एक विद्युत उत्पादक प्रणाली है, उसमें निम्नलिखित में से क्या है उसको आपको बताना है। 10 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 8 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, 4 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन जो है प्रज्ञान। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मिशन चंद्रयान 2 में जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भेजा गया था। ठीक है। प्रज्ञान रोवर एक 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल था। इसका वजन 27 किलोग्राम था और यह सौर ऊर्जा से चालित था। ठीक है। यह 50 वाट इलेक्ट्रॉनिक पावर उत्पन्न कर सकता था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। भैया यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है कौन? एनिएक और सिद्धार्थ परम मेधा। तो सही विकल्प है इसका भैया एनिएक। क्या विकल्प सही है? एनिएक। यानी एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जी हाँ, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये, और इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था, और इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? तो यह जो है इसमें 4 विकल्प हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और पंचम पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो सही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, कब से कब तक? 1956 से 1961 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 द्वारा पारित हुआ था, और अप्रैल 1957 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में। कहाँ था मुख्यालय? मुंबई में। ठीक है।
और इसके बाद जो है ये इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना, विकास करना, योजना बनाना, प्रचार और सहायता करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में आयकर है क्या? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक और अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी। जी हाँ, सी विकल्प सही है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। तो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है, आयकर प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। यह आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत लागू किया गया था। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। आयकर का निर्धारण जो है आयकर अधिनियम अनुभाग 4 के तहत पिछले वर्ष की कुल आय पर किया जाता है। ठीक है, आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और इसका संचालन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। ठीक है भैया, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है किसका? अमरूद की, आंवला की, आम की और खरबूजे की। तो 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प है आंवला की। ठीक है, तो आंवला की एक प्रकार की यह प्रजाति है और जो है एक और नाम लखनऊ 49 और ललित अमरूद की किस्में हैं। ठीक है, नीलम अरुणिका यह किसकी है? आम की किस्में हैं, जानना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं भैया, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंचाई की किस विधि में से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? 4 विकल्प है, कुंड विधि, टपक सिंचाई विधि, थाला विधि और प्रवाह विधि। तो इसमें जो बी विकल्प है वह है सही, टपक विधि। जी हाँ, टपक सिंचाई विधि से जल जो है बूंद बूंद करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और इस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। आधुनिक व्यवहारिक जो टपक सिंचाई प्रणाली का आविष्कार इजराइल में हुआ, इससे जल के साथ उर्वरकों की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जी हाँ, तो अभी तक भैया लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर देख लीजिए चारों विकल्प, बौद्ध, ईसाई, वाराणसी। तो भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो इसका जो सर्वाधिक भाग नगरी है वह है ए यानी जैन। ठीक है, जैन। तो ध्यान से समझिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जैन समुदाय का हिस्सा जो है 0.4% लगभग है और जैन समुदाय का सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 विकल्प है, सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर और आगरा। निम्न में से 4 बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो भैया सही है सोनभद्र। जी हाँ, सोनभद्र से 4 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं भैया? उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पर ख़त्म होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को और हाइप ना किया हो तो ज़रूर कर दिया करें। आप जानते हैं बहुत मेहनत लगती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप इतना पर ध्यान दीजिए, जीएस के लिए इनफ है आपके। और साथ ही साथ अगर आप PDF ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी तक जो 1 से लेकर के जितने भी PDFs हैं सारी PDF आपको वहां पर एक्सेस करने को मिल जाएंगे। तो इसलिए बहुत घबराएं नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।